हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक सीरीज वीडियो चल रही है जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने पहले से आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखा है और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड 2 वीडियो अब तक आ चुकी है। इस तीसरी वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दूंगा, सारी थ्योरीज भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। अब समझिएगा कैसे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे एक एटम लिया ए और दूसरा एटम लिया बी, हम इन दोनों के ऑर्बिटल्स को एक साथ जोड़ रहे हैं। ये कौन से ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, क्योंकि दो एटम मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल होगा उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को ला करके मिलाते हो तो सिर्फ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं मिलता। जैसा कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहते हैं कि जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे बस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये गलत है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक साथ मिलाते हो तो एक कम एनर्जी वाला, इन दोनों से कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनता है और एक इन दोनों से ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनता है। और इन दोनों ऑर्बिटल को, जो ज्यादा और कम एनर्जी के हैं विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल, उन्हीं को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब थोड़ा लौटते हैं वेव फंक्शन की तरफ। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने क्या ले रखा है, एक p ऑर्बिटल लिया हुआ है। चलो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, px है, थोड़ा आपके लिए आसानी के लिए। ठीक है, और ये भी क्या है, एक px ले रखा है। ठीक, अब मान लीजिए इस px को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव फंक्शन है वो साई a है। बाय द वे यहाँ पे px है, ये भी px है, तो साई a और साई b तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब या तो आप साई a लिखो, यहाँ भी आप साई a लिखो। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि p को हम किससे मिला रहे हैं, s ऑर्बिटल से मिला रहे हैं, ओवरलैप करवा रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, साई b लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक बस जनरल से चीज ले ली है। आप यहाँ के हिसाब से चलेंगे तो इसको भी आप साई a ही बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये क्या है। तो आप ये समझो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल को। तो हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, इनके जैसे, इन दोनों को मिला दिया। ठीक, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों से कम एनर्जी का एक ऑर्बिटल मिलेगा और इन दोनों से ज्यादा एनर्जी का एक ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, जो एनर्जी में कम होता है उसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो एनर्जी में ज्यादा होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। हमें पता है कि आपको ये चीजें पता होंगी फिलहाल, लेकिन सुनते चलिए, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें हम लिखते हैं साई ए प्लस साई बी होता, अगर ये बी होता तो, लेकिन आप कभी क्या लिखोगे, साई ए। ठीक है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप क्या लिखोगे, साई ए माइनस साई बी। ठीक है, अगर आप जनरल केस लेना चाहो तो आप यहाँ पे बी लेकर के चलो, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बी ले लेता हूँ, यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, माइनस लगा रहे हैं साइन में, यहाँ पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। इतनी बात समझ आई क्या। मान लीजिए एक कार्बन का था, ये वाला भी एक कार्बन का था। ठीक है, ये कार्बन का था, एक नाइट्रोजन का था। अगर मान लो इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा, Cl। अगर दोनों कार्बन लोगे तो क्या बोलोगे, C2 मॉलिक्यूल का, ध्यान सुनना, C2 मॉलिक्यूल, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, C2। और ये C2 मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, ऑर्बिटल। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि C2 जो है एक मॉलिक्यूल है, वो एटम नहीं है, इस वजह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होता है। लेकिन VBT तो सिंपल सा कहता है, VBT कहता है इन दोनों को जब मिलाते हो तो सिर्फ एक जनरेट होता है, सिर्फ बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की बात ही नहीं करता। एंटी बॉन्डिंग की बात कौन करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब आपको ये समझाता हूं मैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को बनाते कैसे। ये क्या है, साई ए साई बी क्या है, इन सबको समझिए। ठीक है, देखो जब इन दोनों का भेंट मुलाकात होता है ना तो देखिएगा कैसे बनता है। ठीक है, आप एक सेंटर इसका बना लें, एक सेंटर इसका बना लें। ये दोनों अगर हम सेम फेज में मिला रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि p ऑर्बिटल में क्या होता है, एक पॉजिटिव फेज लेते हैं तो दूसरा नेगेटिव। अब इन दोनों सेंटर के इस पार्ट को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, प्लस को प्लस के साथ जोड़ोगे तो कैसा दिखेगा, इन दोनों का पूरा पार्ट जोड़ दो, क्या बनेगा, पॉजिटिव। भाई दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, जब जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस किनारे क्या प्रेजेंट रहेगा, इस किनारे नेगेटिव प्रेजेंट रहेगा। देखिएगा इस किनारे नेगेटिव प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया।
मतलब बॉन्डिंग करवा दी, तो इसका मतलब ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कैसा बॉन्डिंग हुआ है, सिग्मा बॉन्डिंग हुआ है। भाई ये पाई तो नहीं है ना, सेम साइड से आ रहे हैं, मतलब सेम प्लेन पे आ रहे हैं, सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब एक चीज समझना कि जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो दोनों सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। पहले देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी क्या, कुछ गैप के साथ थी ना भाई, अभी ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ जाती है। तो हम कहेंगे कि दोनों सेंटर्स के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इन दोनों पॉजिटिव साइन के बीच में, इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। इन दोनों पॉजिटिव के बीच में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डाल रहे हो, ये चीज क्या होगी, स्टेबल होगी, ये चीज अच्छी होगी। इतनी बात समझ आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये वाला क्या होता है, स्टेबल होता है। हमने क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में हमने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो चीज स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तभी तो भाई यहाँ पे एनर्जी का ड्रॉप आ रहा है। देखो एनर्जी का ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि एनर्जी का कम होना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना होता है। क्लियर हो रहा होगा? ओके। अब आते हैं सिग्मा स्टार पे। अगर हम इसको सिग्मा स्टार बनाएं, अब देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, ये नेगेटिव कर दो और ये पॉजिटिव कर दो, ठीक। अगर वो इस फेज में मिलेंगे तो कैसा बनेगा, ये जो नेगेटिव फेज का ओवरलैपिंग होगा उसमें देखना ध्यान से, सिग्मा स्टार में क्या बनाने वाला हूँ मैं, एक पार्ट ये बनेगा नेगेटिव का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बनेगा, दूसरा वाले में ये नेगेटिव बने, क्योंकि हम इनको ओवरलैप तो कर ही नहीं सकते, ओवरलैप के लिए आपको सेम फेज का होना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। वैसे क्या करते हैं, ये वाला लोब थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, ये वाला लोब थोड़ा आप क्या करो, छोटा बना दो, ये वाला लोब आप थोड़ा सा छोटा बना दो, और किनारे वाला लोब इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा दो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अरे भाई पहले इतने बड़े बड़े लोब हुआ करते थे, अब इसके रिप्रेजेंटेशन में, और ये जो चीज आपने बनाई है ना, इसी को हम बोलते हैं सिग्मा स्टार। क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे दोनों सेंटर के बीच में क्या हो रहा है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये सिस्टम के लिए फायदेमंद है। लेकिन देखो यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, तो मेरे भाई इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये दोनों पॉजिटिव अपने आप में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन करेंगे। अगर रिपल्सन करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इन पर बेस्ड कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि रिपल्सन हो रहा था, उतना अट्रैक्शन नहीं रह गया पहले के रिस्पेक्ट में भी, इस वजह से यहां पर इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और हम इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहां पे नोड के बारे में। देखो पीएक्स और पीवाई में, सॉरी पीएक्स एंड पीएक्स में पहले से भी क्या प्रेजेंट थे, नोड प्रेजेंट थे। नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती। देखो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहां पे भी इस वाले नोडल प्लेन पर, इस वाले नोडल प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहां भी नहीं, क्योंकि ये तो लोब ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, यहां भी नहीं है। लेकिन आप इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आओ तो देखो यहां भी नहीं है, ये बात सही है, यहां भी नहीं है, ये भी बात सही है, ठीक है। इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, बल्कि लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो आप क्या कहोगे कि जब आप इनके पीएक्स और पीएक्स को मिला करके सिग्मा बना रहे थे, तो वहां पर नोडल प्लेन में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी दो थे, अभी भी दो हैं। इतनी बात समझ रही है? ओके। लेकिन देखो जब आप एंटी बॉन्डिंग बनाओगे ना, पहले कितने थे, दो, लेकिन आप देखना कितने हो जाएंगे, तीन। देखना कैसे, पहले तो ये देखो जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल वाले हैं, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल वाले हैं ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये पूरा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल वाले वैसे ही के वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एक लाइन ऐसी आ जाएगी, एक प्लेन ऐसा आ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अरे भाई एक प्लस एक माइनस, तो ये दूर दूर चले गए, तो यहां पर ऐसा पोजीशन मिलेगा, ऐसी जगह मिलेगी जहां पर नोडल प्लेन बनाया जा सकता है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, पहले दो थे लेकिन अब कितने हो गए, तीन। तो एक नया इसलिए बन गया क्योंकि वहां पर हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट किया। इतनी बात समझ में आई क्या? ओके। अब एक शब्द आता है जीरेड एंड अनजीरेड, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूं, समझ में आ जाना चाहिए, जीरेड एंड अनजीरेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको बहुत कठिन करके पढ़ लेते हैं हम लोग। जीरेड का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, और अनजीरेड का मतलब होता है वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेंटर के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसको जीरेड बोलेंगे, लेकिन अगर
आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दो सेंटर के बीच में क्या नहीं प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, तो उसको अनजीरेड बोलेंगे। जैसे यहां पे देखना, ये कहां पे देखना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है, ये वाला है और ये वाला, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है और ये वाला बॉन्डिंग। चलो बॉन्डिंग में देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री लगाई जा सकती है? जी देखिएगा, ये वाला पॉजिटिव भाई, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है ना। देखना ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से जब आप इधर चलोगे, जब आप इधर चलोगे सेम चीजें मिलेंगी। जब आप इतना चलोगे इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। जब इससे आप बाहर जाओगे तो यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है। इसका मतलब इस सेंटर के अलोंग सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस वजह से जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको क्या बोलोगे कि वो जीरेड है, तो सिग्मा जी लिख दोगे उसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को देख करके समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, सिग्मा यू मतलब अनजीरेड है। कैसे पता चला, देखना, दोनों सेंटर के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बना सकते जिससे सेम दूरी पर सेम फेज मिलता हो। देखो ये इस पॉइंट से अगर आप जाओगे तो पहले नेगेटिव मिलेगा, इससे जाओगे तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। हो गया दोस्त भाई, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, सेम मिलता। अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए तो। इस वजह से यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये अनजीरेड है। आई होप थोड़े थोड़े क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। ओके, अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई देखना कि ये मोनोसेंट्रिक है और एक पॉलीसेंट्रिक है। मोनोसेंट्रिक कौन होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। पॉलीसेंट्रिक कौन होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। देखो अब इसको समझा देता हूं। मोनोसेंट्रिक का मतलब जैसे ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने सेंटर होंगे भाई, एक ही न्यूक्लियस होगा ना एक एटम के अंदर, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे मोनोसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कितने सेंटर दिख रहे हैं, दो सेंटर, एक ही एक है सेंटर मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस मतलब एक से ज्यादा सेंटर प्रेजेंट होने पर हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकता है, अभी आपके कोर्स में सिर्फ दो ही होता है, ठीक है, डायटोमिक होता है, इसलिए मैंने वहीं तक फोकस किया हुआ है। ओके, अब हम आते हैं पाई पर। ये तो रहा सिग्मा की बात, ठीक है, पूरा समझा दिया। पाई पे आइए, पाई में मान लीजिए ये क्या है, पीएक्स है, ठीक है। आप पीजेड ले लो क्योंकि पीएक्स ने आप सिग्मा बना रखा है, तो आप क्या ले सकते हो पीजेड, और ये क्या ले सकते हो पीजेड, ठीक है। आप क्या ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। अगर आप इन दोनों को इस तरीके से लैटरल ओवरलैपिंग करोगे, सामने सामने से ला करके इस तरीके से ओवरलैपिंग करोगे, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा करीब बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग करने के लिए थोड़ा बगल में इनको आना पड़ेगा। ये देखो, ठीक। तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है, ठीक। अगर आपसे बोला जाए इसका थोड़ा सा ढंग से क्या बनाइए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे भाई दोनों बॉन्ड बना रहे हैं ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको और इज्जत से लिखना चाहते हो तो क्या लिखो, ऐसे लिख दो। देखो ये वाला पॉइंट बना, ये वाली लाइन बना रहा हूं, इस पे मैं दो क्या लगा रहा हूं, सेंटर, ये और ये, ठीक। यहां पर ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या लिखो, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या लिख दोगे, नेगेटिव, ठीक। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, समझ में आ रही बात। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जोड़ दिया, नीचे वाले जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा। एक रिप्रेजेंटेशन है ये सब यार। अगर हम पाई स्टार बनाना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, तो यहां पे बन जाएगा नेगेटिव और यहां बन जाएगा पॉजिटिव। अगर अब हम इन दोनों को मिला करके क्या बनाए, पाई स्टार जनरेट करें, तो पाई स्टार ऐसा दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, सेम फेज में नहीं है, तो क्या होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। देखो ये दूर हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल नहीं सकते, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका पाई स्टार बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। देखो पाई में क्या था, पहले अगर ऑर्बिटल की बात करो तो आप पाई में क्या देखते हो कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तो मिला दिया, इसलिए पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है। आपको बात समझ में आ रही है। ओके, अब जो आपने पाई स्टार बनाया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो जीरेड है या अनजीरेड है, ठीक है, चलिए पाई स्टार को एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, जब आप इनके सेंटर के बीच में जाएंगे, ठीक है, क्या करना है, आपको इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल सके। तो देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है कैसे, इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव, और इस वाले के पीछे की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक। तो इस लाइन पर आपको यहाँ पे नेगेटिव, और सेम वे में यहाँ देखो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर के 180 डिग्री पर आगे पीछे जाने पर क्या मिल रहा है, सेम चीज, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वजह से जो पाई स्टार होगा आपकी बार वो जीरेड होगा। अब हम चलते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल पे, जहां पे आपको क्या करना है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से 180 डिग्री जाने पर सेम फेज मिले। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप वहां पे पॉइंट लोगे ना तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसका मतलब यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, अनजीरेड है। तो क्या लिखोगे, पाई यू। इसका मतलब ये हुआ कि पाई में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, अनजीरेड, लेकिन सिग्मा में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कैसा, जीरेड। इसको रटना नहीं है, देख करके समझ जाओगे, ठीक है। उल्टा यहां पे देखो, इसमें भी होता है। सिग्मा स्टार क्या होता है, जो आपका सिग्मा स्टार है वो क्या होता है, अनजीरेड, लेकिन पाई स्टार क्या होता है, जीरेड होता है। तो ये था आपका बेसिक पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए। अभी जो आपने सीखा वो बेसिक था, और उसके जो भी सवाल आएंगे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ निकालने को आएगा तो इधर से आएगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी में देखेंगे इसको। अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है तब आप इस डायग्राम को यूज करेंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल क्या होगा, 14 से ज्यादा होगा, तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या किया हमने। एक 1s था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या ले सकते हो, कोई सा एग्जांपल ले लो, N2 ले लो। N2 मॉलिक्यूल में ये क्या है, नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम का ये 1s है, और ये वाला क्या है, नाइट्रोजन एटम का मतलब एक दूसरा नाइट्रोजन एटम है। भाई N2 बनाने में क्या चाहिए, हमें 2 एटम चाहिए, ठीक है। तो ये जो बीच में बने हुए हैं वो किसके हैं, तो बोलोगे ये N2 मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो ये बीच में N2 बना हुआ है। देखना, इस नाइट्रोजन का 1s और ये वाला 1s मिल करके क्या बनाएगा, सिग्मा 1s मिलेगा, क्योंकि s तो हमेशा क्या बना सकते हैं, सिग्मा बना सकते हैं। फिर ये वाला क्या होगा, तो उसको बोलोगे सिग्मा स्टार 1s। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, क्योंकि वो क्या है, बॉन्डिंग, ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, ठीक। अब यहां पे देखना क्या होगा, जब आप लेस देन 14 या 14 पर देखते हो ना, तो क्या होता है कि पाई वाले ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं। अभी मैं याद करा दूंगा, फिलहाल अभी आप सुनो। पाई वाले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नीचे होते हैं, सिग्मा वाला थोड़ा ऊपर होता है। यहां वाला सीक्वेंस देखना, ठीक है। तो यहां पे ये वाले का नाम क्या आता है, इसका नाम आता है इस तरीके से, देखो पाई, आप चाहो तो लिख लो 2py एंड पाई 2px। भाई 3 तरीके का होता है, px, py, pz, तो 2 यहां लिख दिए। तो मान लो कि सिग्मा ये कौन बना रहा है, 2pz बना रहा है। अगर सिग्मा कौन बना रहा है, 2pz, तो 2 बाकी क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। लेकिन ऊपर वाले को देखिएगा कैसे लिखा है, पहले नीचे की तरफ हमने पाई लिखा था, ठीक है, लेकिन आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, हमेशा सिग्मा लिखोगे, फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, पाई। तो मतलब पाई यहाँ पे था और फिर पाई बीच में आता है, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे, पाई स्टार, क्या लिखोगे, पाई स्टार 2py। भाई 2py था ना यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा पाई स्टार 2px, ठीक। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से आपने N2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 14 होते हैं। तो 14 में कैसे भरोगे, देखो 2 कहां भरोगे, यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे भी भरोगे। एक्चुअली देखो, जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वहां पे भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है और हुन रूल लगता है, यहाँ पे भी सेम कहानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 भर देंगे, 2 भर देंगे, फिर यहाँ पे 2 भरेंगे, यहाँ पे भी 2 भर देंगे, टोटल कितने हो गए, 8, ठीक। अब जब आप इसमें भरने आओगे तो पहले आप एक यहाँ भरो और एक यहाँ भरो। एक्चुअली क्या है, ये दोनों पाई सिमिलर एनर्जी के, इसको मत सोचना कि अलग अलग एनर्जी के हैं, ठीक है, ये दोनों सिमिलर एनर्जी के हैं। तो आप ऐसे बना लो, देखो ये है सिमिलर एनर्जी, ठीक। तो आप क्या करते हो, जब आप हुन रूल लगाते हो तो पहले एक इसमें भरते हो, फिर एक इसमें भरते हो, तो कितना हो गया, 10। फिर क्या करेंगे, 1 2 यहाँ कर देंगे, तो यहाँ तक हो जाएगा 12। तो 12 यहाँ पे हो गया। तो होता कितना है N2 में, 14। भाई 7 + 7 होगा, इसके अंदर कितना आएगा, 7, और इसके अंदर कितना आएगा, 7, टोटल जोड़ के 14। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 2pz में आप क्या भरोगे, दोनों भर दोगे। अब आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है आप देखना चाहो तो, बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 और ये 2 4, तो 4 हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो N2 के अंदर आपको पता है कि कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तो थी नॉर्मल सी बात, आपको ये पता है, ठीक, ओके। लेकिन आपको जो याद रखना वो क्या है कि पाई इसमें नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे देखो बाकी चीजें तो सिमिलर हैं, उसी तरीके से आप लिख लेना सिग्मा, यहाँ पे क्या लिखोगे 1s, ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s स्टार। लेकिन पहले देखो सिग्मा आ गया तो क्या लिखोगे सिग्मा 2pz, और यहाँ पे
दोनों पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, याद रखें दोनों पाई ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, क्या रखोगे पाई एंड पाई, यहाँ पे भी क्या होगा पाई एंड पाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे सिग्मा, ठीक है, बाकी चीजें आप लिख लेना। लेकिन यहाँ पे देखो ये किसके लिए लगा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले सिग्मा बना रहे हो बाद में पाई बना रहे हो। अब दोनों अंतर को आप याद कैसे करोगे, तो आप एक इसका एग्जांपल याद कर लो, एक इसका एग्जांपल, जैसे N2 आप यहाँ पे देख रहे हो ना, और यहाँ पे आप क्या याद कर लो, कोई F2 याद कर लो। भाई F2 के अंदर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा यार, F2 बना के देखो, जब आप F2 बनाते हो तो क्या क्या बनता है, एक सिग्मा बनता है। तो जब एक सिग्मा बनता है तो ऐसे याद रखना कि सिग्मा वाला पॉइंट क्या करना, नीचे रखना है, ठीक है, सिग्मा वाला पॉइंट यहाँ पे नीचे रखना है। लेकिन यहाँ पे देखो कितने पाई बनते हैं, 2 पाई बनते हैं, नंबर में ज्यादा है ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, पाई को नीचे बनाएंगे। तो N2 और F2 से आपको याद रहेगा, भूलेगा कभी नहीं, ठीक। अब एक सवाल आता है कि बताइए कि sp मिक्सिंग कहाँ लगती है और कहाँ नहीं लगती। देखिए मैंने 2 कैटेगरी में लिखा हुआ है, ये जो लोग हैं वो लोग हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 या टिल 14 रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि ये आप याद कर लो कि यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है, ठीक है। मैं समझा सकता हूँ लेकिन फिलहाल एक्चुअली याद करना ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर में कभी ये नहीं पूछा जा रहा है कि sp मिक्सिंग क्यों होती है, ठीक। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है, ठीक है, याद करेंगे इस चीज को, फैक्ट को हम याद करेंगे कि sp मिक्सिंग कहाँ होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लेस देन 14 होता है, ठीक। लेकिन कहाँ पे नहीं होती है, देखो इस वाले में नहीं होती, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्रेटर देन 14 है, तो यहाँ पे नो sp मिक्सिंग, ठीक है। जनरली हम क्या बोलेंगे, नो sp मिक्सिंग, ठीक। अब एक समस्या ये भी आती है कि हम इसको भी भूल जाते हैं कि कब sp मिक्सिंग बोलूं कब ना बोलूं, तो ध्यान से समझना। जनरली हम क्या बोलते हैं कि जब A और B एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बनता है, ठीक है। तो पहले कौन बनता है, सिग्मा बनता है, ये एक जनरल टेंडेंसी है जब कोई डिस्टरबेंस नहीं है तब, ठीक। तो जनरल टेंडेंसी के हिसाब से पहले हमने क्या बनाया, सिग्मा बनाया, बाद में हमने क्या बनाया, पाई बनाया, ठीक है, क्योंकि सिग्मा हमने नीचे किया हुआ, तो सिग्मा की एनर्जी क्या है, लोअर हो रही है, इसका मतलब ज्यादा अच्छा कौन है, सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू पाई, क्योंकि एनर्जी जिसकी क्या होती है, जितनी नीचे होती है उतना ज्यादा वो अच्छा होता है, स्टेबल बनाता है। इतनी बात समझ रही है। इसका मतलब जनरल टेंडेंसी के हिसाब से सिग्मा बनना यहां फेवर करेगा, और जहां बनना फेवर करेगा वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वहां पे sp मिक्सिंग नहीं होगी। आप sp मिक्सिंग को ऐसे याद रखो कि sp मिक्सिंग एक डिस्टरबेंस है जो कि ऑर्डर को उल्टा कर देता है। भाई यहाँ पे देखो ये वाला ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है तभी तो ये वाली चीज बनती है, ये वाला ऑर्डर एक्सचेंज होकर के हमने ये वाला ऑर्डर बनाया हुआ है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि हाँ भैया कि ऑर्डर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्यों उल्टा हो रहा है, तो बोलो sp मिक्सिंग की वजह से उल्टा हो रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो याद रहता है कि देखो लेस देन 14 पे ये ऑर्डर क्या रहता है, पहले पाई नीचे रहता है, अच्छा पाई अच्छा नीचे रहता है, लेकिन जनरली हमने क्या पढ़ा कि पाई जल्दी नहीं बनते, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे sp मिक्सिंग हुआ है। तो इस तरीके से आपको इतने फैक्ट समझ में आ जाएंगे। आप इसका बाद में निकाल लेना ये सब मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब, ठीक है। कैसे निकालोगे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल लोगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर में देखो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि वहां पे सब कुछ क्या है, पेयर्ड है, ठीक है, सब कुछ क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लोगे इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर और बॉन्ड ऑर्डर, तो सबका निकाल लेना आप, ठीक है, B2 C2 N2 सबका निकाल लेना, इन सबका निकाल लेना, ठीक है। अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आ रहा है, 0.5 भी आ रहा है ना, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है। ये नहीं आप गारंटी मत लो करेगा कि नहीं करेगा, आप बोलो अकॉर्डिंग टू MOT एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0.5 भी आ गया तो भी, बस 0 ना आ जाए, 0 आ जाएगा तो कोई बॉन्ड ही नहीं रहेगा दो लोगों के बीच में, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली चीज पूछी जाती है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करके, वो पूछ लेता है बॉन्ड लेंथ। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड ज्यादा है, जब बॉन्ड ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वो करीब आ जाएंगे, करीब आएंगे तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उल्टा रिलेशन है, ठीक। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उसको तोड़ना कठिन है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। भाई अगर किसी के बीच में 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी विद रिस्पेक्ट टू एक बॉन्ड के, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या क्या समझ जाओगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, इनका आपको ऑर्डर निकालना आ जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अक्सर आपको वही बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, होमो लूमो, इन्हीं के इर्द गिर्द के सवाल ही पूछे जाते हैं। चलिए हम वही देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे N2 N2+
प्लस एंड N2 नेगेटिव से, जिसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, जिसमें आप देखोगे कि जब आपका ये 8 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, इसके बाद जो आपका 9 इलेक्ट्रॉन है वो कहां, 9th इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएगा, पाई में जाएगा। पहले यहां देखो पाई में जाएगा। उसी तरीके से आप इसको भी कोरिलेट करते चलो साथ साथ। तो यहां पर मैं किसकी बात करूंगा, ऑक्सीजन या उससे जनरेटेड चार्जेस की बात करूंगा। तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन तक को कोई दिक्कत नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन तो उसी तरीके से होते हैं जैसा कि इधर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले पाई आया, यहाँ पे देखो पहले क्या आया, सिग्मा आया। ठीक है, ये बात हमने बता दिया था आपको। जहां पे sp मिक्सिंग नहीं होती वहां पर नॉर्मली यही होता है कि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल है, सिग्मा बॉन्ड अच्छा बॉन्ड बनाता है। इस वजह से यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि O2 वाले केस में क्या होता है, सिग्मा पहले आता है, यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होती। और जहां कहीं पे ये सिस्टम उल्टा हो जाता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे sp मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो ये बात पुरानी थी, दोहरा दिया मैंने यहाँ पे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं N2 में। आइए, N2 को आप देखेंगे तो यहाँ तक मैंने 14 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। N2 का जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रैक्टिस हमने कर रखा है। N2 प्लस करने जाओगे, प्लस का मतलब क्या होता है, सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना। ये N2 का लिखा हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ध्यान देना, अगर आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है तो दोबारा इनके चार्जेस को लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे उसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो, डजंट मैटर। उस समय ये सीक्वेंस उल्टा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो कहां से जनरेट होता है, N2 से, उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बस आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो N2 प्लस में क्या होगा, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। कहां से निकालोगे, सिग्मा से निकालोगे। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जब आप N2 से N2 प्लस में जा रहे थे तो आपने इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला, तब आप बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमने निकाला था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 था तो 1 बन गया। ठीक है, तो आप कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, निकाल के चेक कर लो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, काउंट करो इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें देखो N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पहले तो N2 बना के रखो, ये N2 है। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पूछा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा। आपको पूछा जाए कि अगर आपको दिया जाए एक तरीका कि आप N2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, तो वो आप कहां ऐड करना चाहोगे या कहां ऐड होगा, तो बोलो पाई स्टार में ऐड होगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में बन सकते हैं। ठीक है, तो इस समय आपने पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अगर पाई स्टार में डाला मतलब एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया, इस वजह से 3 से वो कितना आ जाएगा, वो भी 2.5 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन कौन सा बॉन्ड मजबूत है, यहाँ वाला नाइट्रोजन बॉन्ड मजबूत है या ये मजबूत है। तो आप कहोगे देखो N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और कभी भी एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेंगे तो वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में रहना तो ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग से क्या होता है, 2 लोग करीब आते हैं। एंटी बॉन्डिंग में डालोगे 2 लोग दूर चले जाएंगे। इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर सेम तो था, लेकिन अच्छा बॉन्ड नहीं बनाया किसने, N2 नेगेटिव ने। N2 नेगेटिव का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एंटी बॉन्डिंग में चला गया। तो कुल मिला के जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी अच्छी नहीं है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा आएगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, N2 प्लस के। अब इन दोनों में देखो कैसे देखोगे, तो बोलोगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा आएगा। तो ये वाला ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, इनको इनके बीच में लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे N2 लिखो, यहाँ N2 प्लस, यहाँ पे N2 नेगेटिव। अब आइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब किसको तोड़ना आसान है, ध्यान से समझना, किसको तोड़ना आसान है, कौन कम ही एनर्जी में टूट जाएगा। कौन कम एनर्जी में टूटेगा, तो बोलोगे जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी वो आसानी से टूट जाएगा। तो जो आसानी से टूटेगा मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम ही एनर्जी में वो टूट जा रहा है। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की सबसे ज्यादा किसकी है, N2 की। भाई इनके अंदर 3 बॉन्ड है, इनके अंदर क्या है, 2.5 बॉन्ड है, तो ये थोड़ा पीछे होंगे इनके रिस्पेक्ट में। आई होप चीजें समझ में आ रही हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। N2 के अंदर क्या होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। N2 प्लस में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑड नंबर आ रहा है, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे अपने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो N2 नेगेटिव तो ये बना पड़ा है, 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं O2 की तरफ। देखिए O2 का हमने ये बना रखा है आपको 16 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 8 यहाँ तक पूरा हो जाता है, बाकी देखो ये कितना हो जाएगा, पूरा 8 हो
हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे पहले सिग्मा रखा, फिर पाई स्टार, ठीक। अब देखना ध्यान से, हमें क्या देखना है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। तो आप बताओ बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। O2 2 नेगेटिव का निकालोगे तो कितना आएगा 1, निकाल के चेक करना। इसका कितना आएगा 1.5, इसका कितना आएगा 2.0, इसका निकाल के देखना आएगा 2.5, इसका निकालना आएगा 3.0। क्यों? क्योंकि O2 2 प्लस का मतलब कितना हो गया 16 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का हमेशा कितना आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर? बोलो 3 आ जाता है। ओके, अब बॉन्ड लेंथ पूछी जा रही है, तो यार ये तो सिंपल सा हो गया कि भैया देखो बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसकी होगी? पेरोक्साइड की होगी, ठीक है। पेरोक्साइड समझते हो, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से बना दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम है, इस वजह से आ गया। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आसानी से कौन टूट जाएगा भाई? तो ये वाला टूट जाएगा। एक ही दो ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, इस वजह से आसानी से टूटेगा। इसका मतलब उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, इसका मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। बात सुन रही है भाई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये तो इम्प्रोपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर आइए, ये देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर तुम O2 के अंदर देखो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिखेंगे, तो O2 के नीचे क्या लिख दोगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप O2 प्लस बनाओगे तो क्या करोगे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? एक मिल जाएगा अनपेयर्ड, ठीक है। O2 2 प्लस करोगे तो ये भी हटाना पड़ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। और जहां पर 0 अनपेयर्ड आएगा वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। वो डायामैग्नेटिक, बाकी कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 कुछ भी आते रहेंगे, वो पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब फिर से मैं इसको क्या बना देता हूं? O2 बना देता हूं। O2 नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डालना है, तो जहां 1 लिखा था वहां 2 लिख दो, ठीक है। अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? यहां वाले में 1 हो जाएंगे। O2 2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक कौन कौन है? पेरोक्साइड एंड O2 2 प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी डायामैग्नेटिक, लेकिन ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में होंगे। अक्सर सवाल इन्हीं पर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कोई ज्यादा तकलीफ की बात नहीं रही। ओके, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, B2 O2 एंड S2, ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर आप B2 जाके चेक करना, ठीक है, B2 को भर के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि पैरामैग्नेटिक। O2 और S2 को हमने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि O2 और S2 मतलब ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या है? सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सेम बिहेवियर देने वाले हैं, ठीक है, सेम तरीके से कुछ कुछ बॉन्डिंग करेंगे इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, इस वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि O2 पैरामैग्नेटिक तो S2 भी बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर पेपर में आपके B2 O2 S2 दिखता है, आंख मूंद के मारो वो पैरामैग्नेटिक है, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं होमो एंड लूमो पर। इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा, ये मैंने N2 का बना रखा है, इसमें मैं आपको बताता हूं इसमें होमो कौन है और लूमो कौन है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आप यहां से यहां जा रहे होते हो, जब आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो एनर्जी ज्यादा किसकी? सबसे, तो बोलो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होती है। इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, सबसे कम किसकी? इसकी, ठीक है, क्योंकि इस तरफ जब आप जा रहे होते हो तो एनर्जी बढ़ रही होती है। लेकिन उन्होंने बोला हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट किसके लिए? हाईएस्ट एनर्जी। तो पहले तो हाईएस्ट एनर्जी होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ऑक्यूपाइड होना चाहिए, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? हाईएस्ट तो है, इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इसका मतलब ये हमारा होमो नहीं है। ये भी हाईएस्ट में आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऑक्यूपाइड नहीं है। तो ये देखो ऐसा है, जो हाईएस्ट भी है एनर्जी में, इन सब में हाईएस्ट है और भरा भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब N2 के अंदर जो होमो होगा वो क्या होगा? सिग्मा 2pz होगा। आपको चीज समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट मतलब एनर्जी में लोवेस्ट, एनर्जी में सबसे कम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर यार इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। देखो इतने सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन भर गया, इतने में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो इतने में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनमें से सबसे कम एनर्जी वाला कौन है? इन दोनों में सबसे कम एनर्जी वाला कौन है? ये वाला है। तो इन दोनों में कौन हो जाएगा? ये वाला। ये क्या हो जाएगा? इसका लूमो हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। ओके, सेम वे में आगे चलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता करने की कोशिश करेंगे, जहां पर भरा पड़ा है और ये नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे करो 1 1 कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा O2 का, क्योंकि मैं आपको O2 का बता रहा हूँ। ये मैंने किसका बताया? होमो लूमो किसका बताया? N2 का, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मैं किसका बताने चाह रहा हूँ? O2 का, ठीक है। तो O2 का होमो क्या होगा और लूमो क्या होगा, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए होमो का क्या करेंगे, देख लीजिएगा। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हो गया ये पाई स्टार, तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार।
5 स्टार इज द होमो ऑफ O2। ओके, अब आते हैं LUMO में, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये रहा लोवेस्ट, क्योंकि इसमें अनऑक्यूपाइड है, इसमें भरा नहीं पड़ा है, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, वैसे तो आपके कोर्स में सिर्फ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। होमोन्यूक्लियर का मतलब से नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन जुड़ करके N2 बना दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ के O2 बना दिया, कार्बन कार्बन जुड़ के C2 बना दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक के बारे में। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दो अलग लोग, जैसे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अक्सर आपको देखने में यही मिलता है। देखिएगा ये 3 लिखे हुए मैंने, CO, NO एंड CN। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई अलग से प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे लेस देन 14 या ग्रेटर देन 14, इन सब का कुछ लोचा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में इससे आते हैं, मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अक्सर पहले तो इनके बारे में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। अब देखो कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे 8, तो इसका क्या आ जाएगा बोलो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। उसी तरीके से आप यहाँ पे निकालो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 8, तो हो जाएगा ये 15। ठीक है, अगर मान लो मैं NO प्लस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 14। बात समझ में आ गई क्या? ओके, तो NO प्लस हो जाएगा 14 यहाँ पे। ओके, CN नेगेटिव में देखना, कार्बन का कितना है भाई, कार्बन का 6 और ये कितना 7, 6 7 13 और A नेगेटिव चार्ज मिला के 14, तो इसका भी 14। ठीक है, आपको जो भी पेपर में पूछा जाता है वो कुछ ऐसा दिखने वाले लोग होते हैं, इसलिए कठिन नहीं है, सब में 14 14 आ रहा है। यहाँ हमें पता है यार N2 का कितना आता है 14, O2 2 प्लस का कितना आएगा 14। जब सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो याद रख लो यार, सबको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है इनके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताइए, तो आप बता दोगे कि देखो इनसे मैच कर रहा है, इसका रिजेंबलेंस इसके साथ दिख रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, अब एक चीज है NO एंड NO प्लस, इन दोनों में आपको बताना है किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। NO प्लस का कितना आएगा 3, देखो यहाँ पे हमने बता दिया 14 होने की वजह से 3 आ रहा है, और NO में क्या आएगा 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 14 से एक ज्यादा हो चाहे 14 से एक कम हो, हमेशा बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि 2.5 आता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसमें आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा आएगा, तो बोलोगे NO प्लस का ज्यादा आएगा। पूछा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा आएगा, बोलोगे इसका ज्यादा आएगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा आएगा, तो बोलोगे इसका ज्यादा आएगा, NO वाले का ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ रही है, यही सब पेपर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और जो नेक्स्ट वाला है ना, इसको मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं उसको याद करवाऊंगा, मैं अभी से बोल देता हूं। ठीक है, आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको बोलना है कि NO और NO प्लस में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसका ज्यादा है। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, NO प्लस का। ठीक है, आप वही वाला ऑर्डर याद रख लो कि वही सेम ऑर्डर कहां लगाना है, CO प्लस और CO के बीच में। क्यों और कैसे का जवाब सोचने की कोशिश भी अभी मत करो, ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, और आएगा भी नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि इसको सीखने के चक्कर में आपके 20 मिनट 40 मिनट और बर्बाद होंगे और आप फाइनली कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मुझे पता है, मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं, मेरे को पता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, ओके, अब अगला आते हैं। अगर मान लो ऐसा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए, तो यहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख करके यहां थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है तो बोलो बॉन्ड लेंथ किसका छोटा होगा, तो आप बोलोगे CO प्लस का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड बन रहा है इसका। क्या है, प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ B2 इफ देयर आर 3 कंडीशंस। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, B2 हैज sp मिक्सिंग, दूसरा कंडीशन B2 हैज नो sp मिक्सिंग। वो कह रहा है जैसा आपको वैसा सोचना, ऐसा मत सोचना कि नहीं B2 में तो हमेशा ही sp मिक्सिंग होता है। अरे यार वो क्वेश्चन में दे रहा है कि नहीं है तो नहीं के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है B2 डजंट फॉलो द होल्स रूल। आपको इस 3 कंडीशन के हिसाब से क्या कर निकालना है, बोलो मैग्नेटिक कैरेक्टर। चलिए देख लेते हैं। आप B2 के अंदर क्या निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, देख लेते हैं कैसे लिखते हैं इसको। लिखोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद पाई आएगा या सिग्मा आएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है sp मिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला कंडीशन हाँ sp मिक्सिंग हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल टेंडेंसी से थोड़ा सा उल्टा लगाना है, मतलब सिग्मा को पहले नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, पाई को लिखना है। तो आप पाई लिख दो, इसके बाद लिख लो सिग्मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ
पे 2pz लिख दिया, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 10 थे ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ तक देखो 8 हो गए, तो 10 लिखने के लिए आप एक यहाँ पे भरोगे, एक यहाँ पे। भैया हुंड रूल फॉलो कराओगे ना भाई, इस वाले में तो हुंड रूल फॉलो कराओगे ना। इसका कंडीशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, केवल पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, B2 है sp मिक्सिंग, ठीक है। हुंड रूल के हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अच्छा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर का होगा। जनरली बिना कंडीशन के यही होता है यार, B2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, इसको समझने के बाद अब सेकंड करने में कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है कि B2 हैज नो sp मिक्सिंग। अब भाई sp मिक्सिंग है ही नहीं, इसका मतलब सिग्मा वाला ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है, जैसा हम टेंडेंसी पढ़ते आए आज तक, ठीक है, आपको याद भी मैंने कराया है। तो जब आपके पास क्या हो कि sp मिक्सिंग ना हो रही हो, तो उस समय आप क्या लिखोगे, ये पाई वाला पार्ट यहाँ हटाओ, पहले क्या लिखोगे, पहले सिग्मा लिखोगे, 2pz लिखोगे, बाद में आप क्या लिखोगे, पाई एंड पाई, ठीक। अब आप जब भरने जाओगे तो आपको दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भरने पड़ेंगे, सिग्मा के अंदर भरने पड़ेंगे, जब sp मिक्सिंग नहीं हो रही है उस कंडीशन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला सॉल्व करके मैंने बता दिया कि कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब नो sp मिक्सिंग में ये वाला फॉलो होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि B2 हैज नो sp मिक्सिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, तो आप ये बना दो, ठीक है, यही बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि इस दूसरे वाले कंडीशन में वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है, ओके। अब हमसे पूछा गया कि B2 डज नॉट फॉलो द हुंड रूल, इसका मतलब sp मिक्सिंग के बारे में नहीं बोला गया कुछ। अब आप बताओ, जनरल बुद्धि लगाओ कि B2 जो है क्या वो sp मिक्सिंग करता है, वो जनरल बात है, जनरली वो क्या करता है, sp मिक्सिंग करता है। क्यों, क्योंकि वो लेस देन 14 वाले को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर हम थर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो थर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कहानी की sp मिक्सिंग वाली बना लो। तो चलो पाई लिख लो, पाई लिख लो। आई होप चीज़ समझ में आ रही हो, इसलिए मैं हर बार हटा के चीज़ों को चेंज करके समझा रहा हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में छपे चीज़ें। नॉर्मली क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हो, लेकिन ये तब रखते हो जब वो हुंड रूल फॉलो करता है। अब वो कह रहा है कंडीशन में कि वो हुंड रूल फॉलो ही नहीं करता, डज नॉट फॉलो, इसका मतलब आप दोनों अलग अलग ना रख करके दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रख दो। अरे भाई, जब दोनों एक साथ रख दोगे तो कोई भी अनपेयर्ड इसमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसलिए तीसरे में भी कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक। तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं। आई होप पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको समझ में आया होगा, एक बेसिक से एक एडवांस लेवल तक सब पढ़ा दिया। इसी के आसपास के कोई सवाल आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर आप चाहें तो लोगों के बीच में शेयर करें।